Welcome to the Legal Guy Library. Today, we delve into the life and thoughts of the Greek philosopher Anaximander. कभी सोचा है कि आज से लगभग 2600 साल पहले कोई ये कह सकता था कि हमारी पृथ्वी किसी सहारे के बिना अंतरिक्ष में तैर रही है? हाँ, ये सोचना ही अपने आप में बड़ी बात है। ये चौंकाने वाला विचार एनाक्सिमेंडर का था। एक ऐसा विचारक जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम मिलेटस के इसी एनाक्सिमेंडर की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। जी हाँ, सुकरात से पहले के एक बहुत अहम यूनानी दार्शनिक थेल्स के शिष्य थे। और पश्चिमी दर्शन के इतिहास में एक कह सकते हैं गुमनाम नायक। बिल्कुल, अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। भले ही उनकी लिखी ज्यादातर चीजें हम तक नहीं पहुंची, लेकिन जो टुकड़े और बातें मिलती हैं वो एक क्रांतिकारी सोच वाले इंसान की जबरदस्त तस्वीर पेश करती हैं। हमारे पास जानकारी के कई स्रोत हैं, विकिपीडिया के कुछ अंश, दर्शन और विश्वकोश वेबसाइटों के लेख। हाँ, अलग अलग जगहों से जानकारी मिलती है। ये सब उनके जीवन, उनके मुख्य विचारों और उनकी जो स्थायी विरासत है उस पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे जरूरी बातें निकालना और ये समझना कि एनाक्सिमेंडर इतने प्रभावशाली क्यों थे और क्यों उनके कुछ विचार आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, देखते हैं कि क्या खास था उनकी सोच में। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये एनाक्सिमेंडर थे कौन? मतलब कहाँ से थे, कब थे? स्रोतों के मुताबिक उनका जन्म लगभग 610 ईसा पूर्व मिलेटस शहर में हुआ था। मिलेटस ये आज के तुर्की में है ना? जी हाँ, आज के तुर्की में। और उनकी मृत्यु लगभग 546 ईसा पूर्व मानी जाती है। उनके पिता का नाम प्रैक्सियाडेज बताया जाता है। और ये थेल्स के छात्र थे? हाँ, थेल्स, जिन्हें अक्सर पश्चिमी दर्शन का पहला गुरु या जनक कहा जाता है। और एनाक्सिमेंडर ने मेडिटेशन स्कूल में थेल्स की जगह भी ली थी। बिल्कुल, और कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि उनके शिष्यों में अनेक्सिमेनिज और शायद पाइथागोरस भी शामिल थे। हालांकि पाइथागोरस वाली बात पर थोड़ी बहस है। अच्छा। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि उन्हें प्रकृति के बारे में गद्य यानी प्रोज में लिखने वाला पहला ज्ञात यूनानी दार्शनिक माना जाता है। गद्य में मतलब कविताओं में नहीं? हाँ, इससे पहले ज्यादातर विचार काव्यात्मक रूप में होते थे। जैसे थेमिस्टियस ने भी बाद में लिखा कि एनाक्सिमेंडर ने सबसे पहले यूनानी भाषा में प्रकृति पर लिखने का साहस किया। तो ये तो एक बड़ा बदलाव था, तर्क और व्यवस्थित सोच की तरफ। बहुत बड़ा कदम था। मतलब मिथकों से हटकर तर्क की ओर जाने का संकेत। ये दर्शन के इतिहास में एक अहम मोड़ है। हाँ, और वो सिर्फ सोचने वाले दार्शनिक नहीं थे, है ना? राजनीतिक रूप से भी सक्रिय थे। जी, एलियन जैसे लेखक बताते हैं कि उन्हें मिलेटस की एक कॉलोनी थी, अपोलोनिया, काला सागर के तट पर। अच्छा। वहां का नेता बनाकर भेजा गया था। हो सकता है वहां कोई संविधान बनाने या कॉलोनी का मिलेटस से रिश्ता बनाए रखने जैसा कोई काम दिया गया हो। तो मतलब वो काफी यात्रा भी करते थे और एक सम्मानित नागरिक थे मिलेटस के। हाँ, प्रभावशाली व्यक्ति रहे होंगे। चलिए अब उनके सबसे मशहूर और शायद सबसे अमूर्त विचार पर आते हैं, एपियरोन। हाँ, एपेरोन, जिसका मतलब है असीम या अनंत। उन्होंने इसे ही सभी चीजों का मूल स्रोत या सिद्धांत, जिसे वो आर्के कहते थे, बताया। बिल्कुल, और ये उनके गुरु थेल्स के विचार से बिल्कुल अलग था। थेल्स मानते थे कि पानी ही सब चीजों का मूल है। हाँ, पानी। लेकिन एनाक्सिमेंडर ने तर्क दिया कि पानी या हवा या आग जैसा कोई भी जाना पहचाना तत्व दुनिया के सारे विरोधी गुणों का स्रोत नहीं हो सकता। विरोधी गुण जैसे सूखा, गीला, गर्म, ठंडा। अब देखिए, पानी तो सिर्फ गीला हो सकता है, सूखा नहीं। आग सिर्फ गर्म हो सकती है, ठंडी नहीं। हाँ, ये तो है। तो मतलब अगर दुनिया में विरोधी चीजें हैं तो उनका स्रोत कुछ ऐसा होना चाहिए जो खुद उन विरोधों से परे हो। एकदम सही पकड़ा। इसीलिए एनाक्सिमेंडर ने कहा कि मूल स्रोत कुछ ऐसा होना चाहिए जो इन पहचाने हुए तत्वों में से कोई ना हो। कुछ ऐसा जो असीम हो, अनंत हो, अविनाशी हो और शायद जिसकी कोई तय परिभाषा भी ना हो। अवर्णनीय। हाँ, अवर्णनीय। यही एपिरोन है। इसने ग्रीक दर्शन को भौतिक चीजों से हटाकर अमूर्त विचारों के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। ये सिर्फ कोई नया तत्व नहीं था, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका था। क्या उन्होंने इस एपिरोन के पक्ष में कोई तर्क भी दिए?
मतलब कैसे समझाया कि यही मूल स्रोत है? हाँ, कुछ तर्क उनके नाम से जोड़े जाते हैं। हालांकि ये हम तक अरस्तु जैसे बाद के दार्शनिकों के जरिए पहुंचे हैं और उन्होंने अक्सर पुराने विचारों की व्याख्या अपने ढंग से की। अच्छा। एक तर्क यह है कि असीम का कोई आरंभ या स्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद ही सबका स्रोत है। वो खुद ही शुरुआत है। हाँ, जैसे हिप्पोलिटस ने उसे शाश्वत और अजर कहा, मतलब वो हमेशा से है और कभी बूढ़ा नहीं होता। ये थोड़ा होमर के देवताओं की अमरता जैसा लगता है, लेकिन अनेक्सिमेंडर ने इसे किसी देवता पर नहीं बल्कि एक अव्यक्त प्रकृति फ्यूजिस पर लागू किया जो अजन्मा भी है। दूसरा तर्क ये है कि दुनिया में चीजों का बनना और बिगड़ना लगातार चलता रहता है। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। तो इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए स्रोत का असीम होना जरूरी है, ताकि वो कभी खत्म ना हो। अगर स्रोत सीमित होता तो सोचिए कब का खत्म हो चुका होता। सही बात है। और वो एक तर्क जिसे कुछ विद्वान लंबे समय से तर्क कहते हैं, उसका क्या मतलब है? हाँ, लॉन्ग टाइम आर्ग्यूमेंट। ये तर्क अरस्तु ने पेश किया था और शायद ये अनेक्सिमेंडर के विचारों पर ही आधारित है। कैसे काम करता है ये तर्क? तर्क ये है कि मान लीजिए अगर कोई एक तत्व जैसे आग या पानी ही असीम होता और सबका मूल स्रोत होता, तो क्योंकि ये तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं, आग गर्म और सूखी है, पानी ठंडा और गीला, तो उस एक असीम तत्व ने बहुत पहले ही बाकी सारे विरोधी तत्वों को खत्म कर दिया होता। हाँ, अगर एक ही चीज अनंत होती तो वो सब पर हावी हो जाती। बिल्कुल, लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में ये विरोधी तत्व गरम, ठंडा, सूखा, गीला अब भी मौजूद हैं, एक तरह के संतुलन में है। हाँ, संतुलन तो है। इसका मतलब है कि मूल सिद्धांत इन ज्ञात तत्वों में से कोई एक नहीं हो सकता, बल्कि कुछ और होना चाहिए जो इन सबसे परे है, और वही है एपेरॉन। कमाल का तर्क है। उनके लिखे हुए का सिर्फ एक ही टुकड़ा बचा है ना? हाँ, बस एक छोटा सा टुकड़ा। वो इस एपेरॉन के बारे में क्या बताता है? हाँ, वो मशहूर टुकड़ा जिसे 6ठी शताब्दी ईस्वी में सिम्प्लिसियस ने अपनी किताब में लिखा है। वो कुछ इस तरह है, जिन चीजों से उत्पत्ति होती है उन्हीं चीजों में उनका विनाश भी होता है, आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि वे समय के विधान के अनुरूप एक दूसरे को अपने अन्याय का दंड और प्रतिफल देती हैं। भाषा तो काफी काव्यात्मक लग रही है। अन्याय का दंड और प्रतिफल। हाँ, सिम्प्लिशियस ने भी लिखा कि अनेक्सिमेंडर ने इसे काव्यात्मक शब्दों में कहा था, और इसी छोटे से टुकड़े पर सदियों से बहस होती रही है। मतलब इसका ठीक ठीक अर्थ क्या है ये साफ नहीं है। हाँ, दो मुख्य व्याख्याएं हैं। एक ऊर्ध्वाधर व्याख्या कहती है कि ये सीधे एपिरॉन की बात कर रहा है, मतलब सारी चीजें एपिरॉन से निकलती हैं और अंत में उसी में वापस चली जाती हैं, और इस प्रक्रिया में एक तरह का लौकिक न्याय काम करता है। अच्छा, और दूसरी क्षैतिज व्याख्या मानती है कि ये दुनिया के तत्वों आग, पानी, हवा, धरती के आपसी संघर्ष और संतुलन की बात कर रहा है, कि कैसे एक तत्व दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है जो कि अन्याय है, और फिर समय के साथ संतुलन वापस आता है जो न्याय है। तो मतलब चाहे जो भी व्याख्या हो, ये दिखाता है कि वो ब्रह्मांड को एक व्यवस्थित नियमों से चलने वाली चीज मानते थे। बिल्कुल, एक सिस्टम जहां एक तरह का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो अगर सब कुछ असीम से आता है तो ये ब्रह्मांड बना कैसे? यही अनेक्सिमेंडर का मॉडल कमाल का हो जाता है, खासकर उनकी पृथ्वी की अवधारणा। हाँ, ये वाकई उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में बिना किसी सहारे के आजाद तैर रही है। बिना सहारे के? सोचिए, उस समय ज्यादातर लोग मानते थे कि पृथ्वी या तो पानी पर टिकी है, जैसा थेल्स ने सोचा था, या किसी तरह के खंभों पर खड़ी है। अनेक्सिमेंडर ने इन सब को नकार दिया। वाह, उस जमाने में जब सब कुछ किसी ना किसी चीज पर टिका हुआ मानते थे, ये सोचना ही अपने आप में कितना क्रांतिकारी रहा होगा। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर वो तैर रही है तो गिरती क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल तो आएगा ही, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही शानदार तर्क दिया। अरस्तु ने इसे ऑन द हेवेंस में बताया है उदासीनता का तर्क। उदासीनता का तर्क? हाँ, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इंडिफरेंस। उनका मानना था कि चूंकि पृथ्वी ब्रह्मांड के ठीक केंद्र में है और हर तरफ से बराबर दूरी पर है, एकदम बीचों बीच, हाँ, तो उसके पास किसी एक खास दिशा में ऊपर, नीचे या अगल बगल जाने का कोई कारण ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है कि वो इधर जाए या उधर। अच्छा, मतलब कोई खिंचाव ही नहीं है किसी तरफ। हाँ, एक तरह से। और क्योंकि वो एक ही समय में उल्टी दिशाओं में जा नहीं सकती, इसलिए वो अपनी जगह पर स्थिर रहती है। तो मतलब एकदम संतुलित कहीं जाने की कोई वजह ही नहीं। ये तर्क अपने आप में कितना अनोखा है।
ये शायद पहली बार था जब किसी ने पर्याप्त कारण के सिद्धांत का इस्तेमाल किया हो। बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन कि हर चीज के होने का एक कारण होना चाहिए। ये पश्चिमी विचार के इतिहास में तर्क का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। और पृथ्वी का आकार उन्होंने गोल नहीं माना था। नहीं, गोल नहीं, उन्होंने इसे एक सिलेंडर या बेलन जैसा बताया। जैसे कोई खंबा होता है ना, उसका ड्रम, हाँ, सिलेंडर। हाँ, एरियस जैसे श्रुत इसे पत्थर का स्तंभ कहते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी ऊंचाई इसके व्यास का 1/3 है। 1/3। हाँ, और हम लोग इसकी ऊपरी समतल फकह पर रहते हैं जिसके चारों ओर एक महासागर है। अच्छा, ये शायद आसमान के सपाट दिखने यानी क्षितिज के अवलोकन पर आधारित होगा। हाँ, संभव था, लेकिन अंतरिक्ष में तैरती हुई चीज के लिए ये एक तार्किक आकार भी था उस समय के हिसाब से। तो पृथ्वी केंद्र में तैर रही है, ठीक है, लेकिन फिर उसके चारों ओर क्या था? अनेक्जिमेंडर ने बाकी ब्रह्मांड, तारों, सूरज, चांद को कैसे समझाया? देखिए, उन्होंने ब्रह्मांड का शायद पहला मैकेनिकल मॉडल पेश किया, एक मशीन जैसा। मैकेनिकल मॉडल? हाँ, उन्होंने सोचा कि तारे, चांद और सूरज आग से भरे विशाल खोखले पहिए या छल्लों, रिंग्स के हिस्से हैं। पहिए, छल्ले? जी, ये पहिए एक अपारदर्शी भाप या हवा, प्राचीन स्रोत इसे एयर कहते हैं, उससे ढके हुए हैं। ढके हुए? तो फिर हमें दिखते कैसे हैं? हाँ, हमें इन पहियों में बने छेदों या सुराखों, एपर्चर्स, से अंदर की आग दिखाई देती है। वही हमें तारे, चांद या सूरज के रूप में दिखती है। अच्छा, मतलब तारे, सूरज, चांद असल में बड़े पहियों में छेद हैं जिनसे आग दिख रही है। उनके मॉडल के अनुसार। हाँ, आज के नजरिए से तो ये बड़ा अजीब लगता है, पहिए, लेकिन क्या उस समय के हिसाब से ये तार्किक था? क्या ये किसी समस्या का समाधान कर रहा था? हाँ, आज सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये मॉडल इस सवाल का जवाब देता था कि ये आसमानी पिंड नीचे क्यों नहीं गिरते। अच्छा, हाँ, अगर पहिए हैं तो गिरेंगे क्यों? बिल्कुल, अगर वो पहियों के हिस्से हैं तो वो पृथ्वी के चारों ओर एक तय दूरी पर घूम सकते हैं। स्यूडो प्लूटार्क जैसे स्रोतों के अनुसार सूरज का पहिया सबसे दूर था, पृथ्वी के व्यास का 27 या 28 गुना। सबसे दूर सूरज? हाँ, फिर चांद का पहिया 18 या 19 गुना दूर, और फिर तारों के पहिए शायद 9 या 10 गुना दूर, जैसा टेनरी और डील्स ने अनुमान लगाया। वो सबसे करीब थे। ये क्रम थोड़ा अजीब नहीं? तारे सबसे करीब? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये क्रम शायद उनकी चमक के आधार पर तय किया गया था, न कि वास्तविक दूरी के। सूरज सबसे ज्यादा चमकता है, फिर चांद, फिर तारे। अच्छा, चमक के हिसाब से। और इस मॉडल से उन्होंने सूर्य ग्रहण या चांद के घटने बढ़ने को कैसे समझाया? उनके मॉडल के हिसाब से सूर्य ग्रहण तब होता था जब सूरज वाले पहिए का छेद, वो सुराख, अस्थायी रूप से बंद हो जाता था। बंद हो जाता था किसी चीज से? हाँ, शायद उसी एयर या भाप से। और चांद का घटना बढ़ना चांद वाले पहिए के छेद के नियमित रूप से खुलने और बंद होने के कारण होता था। वाह, मतलब पूरी तरह से एक प्राकृतिक यांत्रिक व्याख्या, देवताओं की कोई भूमिका नहीं। बिल्कुल, यही उनकी खासियत थी। क्या ये सच है कि उन्होंने कई दुनियाओं के होने का भी अंदाजा लगाया था, मतलब एक से ज्यादा ब्रह्मांड? कुछ स्रोत जैसे सिम्प्लिशियस और हिप्पोलिटस ऐसा बताते हैं कि उन्होंने सोचा कि एपेइरॉन से लगातार कई दुनियाएं, कॉस्मोए, बनती और नष्ट होती रहती हैं। बनती और नष्ट होती रहती हैं? हाँ, एक चक्र की तरह। हालांकि ये भी संभव है कि ये विचार बाद के दार्शनिकों का हो, जैसे परमाणुवादी ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस का, जिसे गलती से एनेक्जिमेंडर का मान लिया गया। सिसरो भी अनेकों दुनियाओं के देवताओं का जिक्र करते हैं जो एनेक्जिमेंडर से जोड़ा जाता है। तो इस पर थोड़ी अनिश्चितता है, पक्का नहीं कह सकते। ठीक है, सिर्फ ब्रह्मांड ही नहीं, उन्होंने धरती पर भी अपनी छाप छोड़ी। भूगोल में भी उनका बड़ा योगदान माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। स्ट्रैबो और अगाथेमेरस जैसे बाद के भूगोलवेत्ताओं ने एराटोस्थनीज का हवाला देते हुए दावा किया कि एनेक्जिमेंडर दुनिया का पहला नक्शा प्रकाशित करने वाले व्यक्ति थे। पहला नक्शा? जरा सोचिए, दुनिया को पहली बार इस तरह देखने की कोशिश करना कितना बड़ा कदम रहा होगा। हाँ, बहुत बड़ा। ये शायद एक गोल नक्शा था जिसमें उस समय की ज्ञात दुनिया मुख्य रूप से भूमध्य सागर के आसपास का इलाका दिखाई गई थी, और जिसके चारों ओर एक विशाल महासागर नदी बहती थी। इसका मकसद क्या था? व्यापार, यात्रा? शायद समुद्री यात्रा, व्यापार और राजनीतिक समझ को बेहतर बनाना। हालांकि इतिहासकार हेरोडोटस ने बाद में ऐसे शुरुआती नक्शों का मजाक उड़ाया था कि वो बहुत सरल थे। अच्छा। हाँ, कहा कि उनमें जमीन को गोल और महासागर को चारों तरफ बहता हुआ दिखाया गया है।
लेकिन अनेक्सिमेंडर का ये प्रयास ज्ञान को व्यवस्थित करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण था। और वो सूर्य घड़े ग्नोमेन के बारे में क्या? वो भी इन्होंने शुरू की थी ग्रीस में। हाँ, सूडा और डायोजेनीज लेर्टियस जैसे स्रोतों का कहना है कि उन्होंने बेबीलोन में इस्तेमाल होने वाले ग्नोमोन को ग्रीस में पेश किया। ग्नोमेन वो सीधी छड़ी होती है ना? हाँ, एक सीधी खड़ी छड़ी जिसकी छाया देखकर समय, संक्रांति या सॉल्स्टिसेस और विषुव यानी इक्विनॉक्सेस का पता लगाया जाता है। तो क्या उन्होंने इसका आविष्कार किया? आविष्कार तो शायद बेबीलोन में हुआ था, लेकिन अनेक्सिमेंडर ने शायद अपने ज्यामिति के ज्ञान का इस्तेमाल करके विषुवों को सटीक रूप से निर्धारित किया। ऐसा करने वाले वो पहले यूनानी थे। उन्होंने स्पार्टा में सूर्य घड़ियां बनाने या ठीक करने में भी मदद की। और मैंने भूकंप की भविष्यवाणी वाली कहानी भी पढ़ी है। क्या वाकई ये तो अविश्वसनीय लगता है, या ये बाद में जोड़ा गया किस्सा है? हाँ, ये कहानी थोड़ी नाटकीय लगती है। सिसरो और प्लिनी द एल्डर बताते हैं। क्या हुआ था? कहा जाता है कि उन्होंने स्पार्टा के लोगों को आने वाले भूकंप की चेतावनी दी और शहर खाली करने के लिए मना लिया, जिसके बाद शहर तबाह हो गया और पास के टाइगेटस पहाड़ की चोटी टूट गई। सच में? अब देखिए, सिसरो इसे अटकल या भविष्यवाणी नहीं मानते, जबकि प्लिनी इसे प्रशंसनीय प्रेरणा कहते हैं। जाहिर है, इस कहानी की ऐतिहासिक सच्चाई पर सवाल उठाए जा सकते हैं, पर यह दिखाता है कि एनेक्सिमेंडर को एक ज्ञानी व्यक्ति माना जाता था जिसे प्रकृति की गहरी समझ थी। हाँ, ये तो है। और जीवन की उत्पत्ति के बारे में उनके विचार ये भी काफी आगे के लगते हैं। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि जीवन की उत्पत्ति नमी या पानी में हुई, जिस पर सूरज की गर्मी का असर पड़ा। पानी से जीवन? हाँ, और उनके अनुसार पहले जानवर मछली जैसे थे, जो एक कांटेदार छाल या कवच के अंदर पैदा हुए थे। कवच के अंदर? हाँ, और सबसे अनोखी बात, उन्होंने ये भी प्रस्तावित किया कि इंसान भी शुरू में इसी तरह के मछली जैसे जीवों के अंदर विकसित हुए होंगे। क्या? इंसान मछली के अंदर? ये कैसे? हाँ, सुनने में अजीब है। सेंसोरियनस और प्लूटार्क जैसे लेखक बताते हैं कि एनेक्सिमेंडर का मानना था कि इंसान इन जीवों के अंदर तब तक सुरक्षित रहे जब तक वो बड़े होकर अपना ख्याल रखने लायक नहीं हो गए। मतलब माँ की कोख की तरह? हाँ, एक तरह से। इससे वो धरती की शुरुआती कठोर परिस्थितियों से बचे रहे। जब वो बाहर आए तब वो जमीन पर रहने और अपना भोजन जुटाने में सक्षम थे। ये तो डार्विन से सदियों पहले कोई जीवन के क्रमिक विकास और अनुकूलन की बात सोच रहा था। हाँ, कुछ लोग इसे विकासवादी सोच का एक बहुत ही प्रारंभिक रूप मानते हैं। लेकिन ये आधुनिक विकासवाद तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें प्राकृतिक चयन जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर भी यह सोचना कि जीवन सरल रूपों से जटिल रूपों में विकसित हुआ और इंसान हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं, ये उस जमाने के लिए बहुत बहुत क्रांतिकारी विचार था। और उन्होंने मौसम की घटनाओं जैसे गरज, बिजली, बारिश को भी बिना देवताओं का नाम लिए समझाया। बिल्कुल, ये उनकी एक और खासियत थी। सूडो प्लूटार्क और सेनेका के अनुसार उन्होंने गरज को बादलों के जोर से टकराने की आवाज बताया। बादलों का टकराना? हाँ, और बिजली को हवा के अचानक तेजी से फटने और उससे पैदा हुई आग बताया, और बारिश को सूरज द्वारा पृथ्वी से खींची गई नमी का वापस गिरना। सब कुछ प्राकृतिक? सब प्राकृतिक प्रक्रियाएं। ये उस सोच से बिल्कुल अलग था जहां हर चीज के पीछे किसी देवता का हाथ माना जाता था। ये वैज्ञानिक सोच की बिल्कुल शुरुआती झलक थी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अनेक्सिमेंडर की स्थायी विरासत क्या है? वो क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं आज भी? उनका असर बहुत गहरा है, भले ही उनकी ज्यादातर रचनाएं खो गई हों। सबसे पहले तो वो एपेरॉन की अवधारणा। हाँ, असीम। उसने ग्रीक दर्शन को ठोस चीजों से हटाकर अमूर्त विचारों की ओर मोड़ दिया। ये सोचना कि मूल सिद्धांत कुछ ऐसा है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, ये एक बड़ा कदम था। और दूसरे उनकी तैरती हुई पृथ्वी और ब्रह्मांड का वो यांत्रिक मॉडल। भले ही आज हमें पता है कि वो मॉडल गलत था। हाँ, पहिए वाला मॉडल। हाँ, लेकिन उसने खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान की नींव रखी। ये पहली कोशिश थी ब्रह्मांड को एक सिस्टम के तौर पर, एक मशीन की तरह समझने की, बिना किसी दैवीय हस्तक्षेप के। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए तर्कसंगत गैर पौराणिक तरीकों का इस्तेमाल। मतलब हर चीज के पीछे कारण ढूंढना। हाँ, यही चीज वैज्ञानिक पद्धति का रास्ता खोलती है। इसी वजह से कार्लो रोवेली जैसे आधुनिक विचारक उन्हें पहला वैज्ञानिक कहते हैं। पहला वैज्ञानिक? हाँ, और उनके काम को इतिहास की पहली महान वैज्ञानिक क्रांति मानते हैं। रोवेली का मानना है कि एनेक्सिमेंडर ने दुनिया को समझने का एक नया नजरिया दिया कि ब्रह्मांड कुछ अटल नियमों से चलता है और इसे समझने के लिए हमें अलौकिक शक्तियों की जरूरत नहीं है,
हम तर्क से समझ सकते हैं। हाँ, और जैसा कि दार्शनिक कार्ल पॉपर ने कहा था, उनकी तैरती हुई पृथ्वी का विचार मानव सोच के पूरे इतिहास में सबसे साहसिक, सबसे क्रांतिकारी और सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक था। बिल्कुल सही। उनका ये विश्वास कि प्रकृति भी नियमों से बंधी है, जैसे इंसानी समाज नियमों से चलता है, और एक अव्यक्तिक अंदरूनी कानून है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। ये पश्चिमी विचार को उनका एक स्थायी तोहफा है। पर क्या बाद में उन्हें भुला दिया गया था? हाँ, प्लेटो के समय तक उनके दर्शन को काफी हद तक भुला दिया गया था। अरस्तु ने उनका जिक्र किया पर ज्यादा महत्व नहीं दिया शायद। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने, जैसे बर्ट्रैंड रसल, नीत्शे, हाइडेगर और कई हालिया विचारकों ने उनके महत्व को फिर से खोजा है और उनकी बहुत प्रशंसा की है। तो संक्षेप में कहें तो एनेक्सिमेंडर पहले नक्शानवीस, ब्रह्मांड के एक क्रांतिकारी मॉडल के प्रस्तावक, असीम के सिद्धांतकार, जीवन की उत्पत्ति पर इतने अनोखे विचार रखने वाले और शायद पहले वैज्ञानिक विचारक भी। हाँ, एक बहुमुखी प्रतिभा। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमें ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में बिल्कुल नए ढंग से सोचना सिखाया। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, एनेक्सिमेंडर में अपने उस इकलौते बचे हुए टुकड़े में कहा था कि चीजें न्याय और अन्याय के चक्र में चलती हैं, जहां वे अपने मूल एपिरॉन में लौटकर संतुलन बनाती हैं, समय के विधान के अनुरूप। हाँ, वो दंड और प्रतिफल वाली बात। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक अंदाज था, जैसा सिम्प्लिशियस ने कहा, या ये ब्रह्मांड के काम करने के तरीके के बारे में कोई गहरी अंतर्दृष्टि थी, कोई ऐसा नियम जिसे हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब आज के विज्ञान से कोई कनेक्शन? हाँ, शायद, जैसे थर्मोडायनामिक्स के नियम या ब्रह्मांडीय संतुलन और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। क्या ये उसी लौकिक न्याय या संतुलन की बात के आधुनिक रूप है? ये सवाल हमें उनके विचारों की गहराई और आज भी उनकी प्रासंगिकता पर सोचने के लिए मजबूर करता है। वाकई सोचने वाली बात है। एनेक्सिमेंडर पर इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।